हेलो एवरीवन। यूपी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूपी टेट में अभी जो ये आपकी क्लास है, ये आपकी सिविक्स की क्लास है, नागरिक शास्त्र की क्लास है। इसमें हमारा बहुत सारा टॉपिक कवर हो चुका है। 3-4 टॉपिक रह गए हैं, वो भी आज हम कवर कर देंगे। ये आपका नागरिक शास्त्र का सिलेबस है। इसे अलग से मैं जब मैंने चैप्टर 1 रिकॉर्ड किया था, तो उस टाइम पे भी मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था और आज भी मैं ये कर रही हूँ, आपको एक बार दिखा रही हूँ कि कितना सिलेबस हमारा बच रहा है। अब जैसे ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करा चुकी हूँ। ये आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकती हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, ये वाला टॉपिक हम करने वाले हैं। इसके बाद आपके सिर्फ 3 टॉपिक्स बचते हैं, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा और दिव्यांगता। ये तीनों टॉपिक भी आपके अभी 3 दिन में खत्म हो जाएँगे। तो आपका ये वाला जो नागरिक शास्त्र का सिलेबस है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपका भूगोल वाला जो पोर्शन है, ये मैं आपका स्टार्ट करूँगी और ये भी बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी ये कंप्लीट हो सकता है, उतनी ही जल्दी वो कंप्लीट हो जाए ताकि आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर सकें, हिस्ट्री, सिविक्स और आपका भूगोल। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है आज का देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास 8th की एससीईआरटी की बुक है, यूपी गवर्नमेंट की। तो अगर आप वैसे भी तैयारी कर रहे हैं और बुक से अगर आपको तैयारी करनी है तो आप एससीईआरटी की बुक्स भी ये रिकमेंड कर सकते हैं, प्रेफ़र कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देश की सुरक्षा एवं विदेश नीतियाँ। आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि अगर हम अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते थे या देश की सुरक्षा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो उस टाइम पर आपकी आई कि जो हमारी सैन्य शक्ति है, उसको हम किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। हमारा मेन कांसेप्ट यही था, फोकस यही था कि हमें सुरक्षा चाहिए क्योंकि सुरक्षा कमज़ोर होने की वजह से ही अंग्रेज़ हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो गए थे। और पाकिस्तान के द्वारा भी आक्रमण जो हो रहे थे, उनसे भी हमें सतर्क रहना था, उससे भी हमें सतर्क इसलिए हमारी जो सैन्य शक्ति है, वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। अब सेना को आधुनिक बनाना है, सैन्य बल की संख्या बढ़ानी है, सेना की नई ज़रूरतों को पूरा करना है, तो इन सब के लिए जितने भी सैन्य अनुसंधान है, प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए उस टाइम पर। विश्व में उस टाइम पर क्या हो रहा था, हथियारों की होड़ लगी हुई थी कि देश को आधुनिक नई न्यू-न्यू टेक्नोलॉजी आनी चाहिए थी, पर युद्ध प्रणाली के साथ-साथ युद्ध के नए तरीके और सुरक्षा के प्रबंध भी किए जाएँ। इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। अब सेना को 3 अंगों में हम विभाजित करते हैं, 3 साइड से हम सेना को अपनी शक्तिशाली बनाया गया है, जिसमें आपका आता है थल सेना, जल सेना और वायु सेना। सैन्य संगठन क्या होता है? भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, कमांडर, वो राष्ट्रपति होता है। मैंने आपको राष्ट्रपति वाला चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तब बताया भी था। लेकिन देश की जो वास्तविक सुरक्षा है, उसका जो दायित्व होता है, वो मंत्रिमंडल पर होता है। मंत्रिमंडल की ओर से जो जितने भी रक्षा के संबंधित मामले होते हैं और एक और आपको ध्यान रखना है कि अभी रिसेंट में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं हमारे। तो ये भी आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो साथ के साथ करने हैं। तो मंत्रिमंडल की ओर से रक्षा संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए कुछ स्तरीय समिति भी है, जिसके जो अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसको संचालन कौन करता है? तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं या रक्षा मंत्रालय हैं, इनके कार्यों का संचालन करते हैं और सेना के तीनों अंगों के कार्यों की निगरानी भी रखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें किस-किस तरीके से हो रही हैं। हमने अपने गणतंत्र दिवस पर टेलीविज़न में परेड भी देखा होगा कि किस तरीके से हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अपनी प्रैक्टिस को दिखाती हैं कि किस लेवल तक वो हैं। आपने अगर कभी परेड ध्यान से देखी हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या लेवल है हमारी थल सेना का, नौसेना का और हमारी वायु सेना का। अगर हम अपनी थल सेना की बात करते हैं तो 5 कमानों में ये विभाजित है। इसमें आपका आता है पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय कमान। थल सेना में भी कई प्रकार की सेनाएँ होती हैं, जैसे इन्फेंट्री हो गया, तोपखाना हो गया, आर्मी हो गया, मेडिकल कोर हो गया और आर्मी शिक्षा कोर हो गया। ठीक है? इस तरीके की ये बात हो गई आपकी थल सेना की। अगर हम भारतीय नौसेना की बात करते हैं तो जल सेना भी इसको कहते हैं। ये 3 कमानों में विभाजित होती है, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान। नौसेना के भारत में 2 बड़े बेड़े हैं, पूर्वी बेड़ा और पश्चिमी बेड़ा। उसी के साथ-साथ हम वायुसेना की अगर हम बात करते हैं तो 4 कमान इसमें है इस टाइम पर, पश्चिमी वायु कमान,
पूर्वी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान और रख रखाव कमान, ये 4 हैं। अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि किसमें क्या होता है, कौन सी सेना में क्या होता है। अगर हम देखते हैं तो जो थल सेना के सेना अध्यक्ष होते हैं उनको हम जनरल कहते हैं। नौसेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनको एडमिरल कहते हैं, और जो वायु सेना के अध्यक्ष होते हैं उनको एयर चीफ मार्शल कहते हैं। सेनाओं में भारत का कोई भी नागरिक भर्ती हो सकता है। महिलाओं को भी कम अल्प अवधि वाली जो जितने सेना के कमीशन होते हैं उनमें भर्ती किया जाता है। अब कौन-कौन सी ब्रांचेस ऐसी हैं जिनमें महिलाओं की भर्ती की जा सकती है, उनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आपका लड़ाकू जलपोत हो गया, टैंक हो गया, लड़ाकू जहाज हो गया, और भी बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, जैसे कि थल सेना की सिग्नल सेवा हो गया, कोर सेवा, इंजीनियर शिक्षा कोर, आयुध कोर तथा गुप्तचर शाखा में वुमेन्स को एंट्री मिल जाती है। नौसेना की जितनी भी शाखाएं हैं सब में वो भर्ती ले सकती हैं। वायुसेना की उड़ान हो गई, वैमानिकी इंजीनियरिंग हो गई, या आपका शिक्षा प्रशासन हो गया, लेखा, मौसम विभाग में, इन सब में महिलाएं भर्ती ले सकती हैं। इनमें क्या होता है, एक आपका रिटन एग्जाम होता है, अगर वो आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद इंटरव्यू होता है। आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जाता है। नेशनल डिफेंस अकेडमी हो गया, इंडियन मिलिट्री अकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, नेशनल डिफेंस के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब अगर आपको इसी लाइन में जाना है तो आप ये सारे एग्जाम अपने कोर्सेज भी कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की फोटो है। आधुनिक युग में नए नए जितने भी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा है, बड़ी बड़ी मिसाइलें हो गई, परमाणु बम हो गए, इनके आविष्कार भी होने लगे हैं और इनका जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम भारत में बात करते हैं, परमाणु बम बनाने की जो क्षमता है वो भी भारत में आ गई है। बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें बनानी तैयार करी हैं, हम चांद तक पहुंच गए हैं। इनका उद्देश्य इन सारी चीजों का उद्देश्य क्यों है, ये सारी चीज हम अपने देश के लिए क्यों करें, कि अगर कोई भी आक्रमण होता है तो उससे हम अपने देश की रक्षा कर सके। सुरक्षा संबंधी जितने भी वैज्ञानिक उपकरण के निर्माण हो गए या उस सब में जो योगदान है, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान बहुत ज्यादा सराहनीय है, उल्लेखनीय है। ठीक है। अब एक और चीज आ जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है अब्दुल कलाम, किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, मिसाइल क्या होती है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं। अब जिस प्रकार हम अपने गांव और घर को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार देश को सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं ये सभी लोगों पर होती है, जितने भी ये सैन्य अधिकारी हैं। अब अगर हम एनसीसी की बात करते हैं तो तीनों सेनाओं के अंगों के अतिरिक्त कुछ और संगठन भी है जो देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल का एक संगठन है वो करता है। समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा में तट रक्षक जो है वो संगठन कार्य करता है। इनके कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, तस्करी रोकना, खोज बचाव के दलों का गठन करना है। और तीसरा जो मुख्य संगठन इसमें आ जाता है वो है आपका प्रादेशिक सेना। यह नागरिकों का एक संगठन होता है जिसमें देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक जितने भी नागरिक होते हैं वो अपने खाली टाइम में सैन्य परीक्षण ले सकते हैं। इसी के साथ साथ चौथी एक और नेशनल कैडेट कोर आती है, एनसीसी। इसमें बालकों के साथ साथ बालिकाओं का भी डिवीजन है। एनसीसी हो गई आपके, आपने देखा होगा कि स्कूल से ही एनसीसी स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग बच्चों को अगर पार्टिसिपेट करना होता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आपके 5 नंबर एनसीसी के अलग से भी आपको मिलते हैं। अब जैसे कि स्काउट गाइड्स भी हो गया, उनकी भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। अब शांति काल में जितनी भी सेनाएं हो गई, सहायक संगठनों की आवश्यकता उस समय भी पड़ती है जब देश पर किसी प्रकार का आंतरिक संकट आता है। मतलब बाहर से तो अटैक हो ही सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अंदरूनी तौर पे आंतरिक संकट भी आ जाता है, जैसे कि भूकंप हो गया, उड़ीसा में बाढ़ हो गई, अंडमान निकोबार में सुनामी के समय पर सहायता पहुंचाई जाती है, जगह जगह लोग जाते हैं। हमने देखा भी होगा कि उत्तराखंड में इतनी बार बारिश की वजह से परेशानी होती है, बाढ़ आती है, लोग इतने दुखी होते हैं, तो जो सेना की टुकड़ियां होती हैं वो बचाव कार्य करती हैं। न्यूज में आपने बहुत देखा होगा। तो इस तरीके की कुछ संगठन होते हैं जो काफी हेल्पफुल रहते हैं। अब इसी बीच में नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। अगर हम अपने सैनिक युद्ध के समय और अन्य अवसरों पर देश की सुरक्षा के लिए अपने बलिदान करने को सदा तत्पर रहते हैं, ऐसे ही देश के सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए वो भी तैयार रहते हैं। उनकी वीरता हो गई, त्याग हो गई, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं इन सारी चीजों के लिए। उनके परिवार हो गए, किस तरीके से उन्होंने धीरज बना के रखा इस स्थिति में,
और अपने आप को आगे बढ़ाए। युद्ध हमेशा नहीं होते हैं, लेकिन उसका खतरा तो बना ही रहता है, इसलिए हमेशा देश की रक्षा के लिए कड़ी निगाह रखनी पड़ती है, एकदम पैनी निगाह रखनी पड़ती है। अब सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है। अब आता है इसी के साथ साथ भारत की विदेश नीति। विदेश नीति क्या है? देश के हितों की रक्षा करना है इस नीति का उद्देश्य। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है कि उसके साथ मित्रता या सहयोग के भाव रखना चाहता है। साथ भी ये भी देखा जाता है कि जितने भी आपके देश की स्थिति है, कौन आपका मित्र बनना चाहता है या कौन आपसे दुश्मनी निकालना चाहता है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय जो विश्व था वो 2 गुटों में बट गया था, मतलब पूरा विश्व 2 पार्ट्स में बट गया था। अब एक गुट का जो नेतृत्व था वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया और दूसरे गुट का जो नेतृत्व था वो सोवियत संघ कर रहा था। दोनों ही गुट अपनी शक्ति बढ़ाने और स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने गुट में मिलाना चाहते थे कि उस टाइम पर जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे उनको उनको अपने अपने में मिलाना था। तो एक तो हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका का और दूसरा हो गया आपका सोवियत संघ का। अब गुट निरपेक्षता क्या होती है ये हम समझते हैं। विश्व की ऐसी परिस्थिति देखकर हमारी सरकार ने ये एक्सपीरियंस किया कि हम बिना किसी गुट के ही सम्मिलित हुए देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जाए। मतलब इस प्रकार भारत ने क्या किया कि शांतिपूर्ण स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और ना ही किसी के साथ सैनिक संधियां करेंगे। मतलब हम स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करेंगे। तो ये हो गई एक गुट निरपेक्षता। उसके बाद आता है पंचशील। पंचशील क्या है? देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, युद्ध के स्थान पर इन्होंने शांति को महत्व देते रहे हैं और वे सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता हो गई या समानता के समर्थक थे। इसलिए किसी भी राष्ट्र के जितना भी आंतरिक मामले होते हैं वो उसमें इंटरफेरेंस करने के हमेशा अगेंस्ट थे कि भाई हम किसी के पर्सनल मैटर में नहीं कोई टांग अड़ाएंगे। तो इन्हीं के विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए जिन्हें पंचशील के नाम से जाना गया। अब ये कौन कौन से थे? पहला इसमें आता है कि एक दूसरे की राज्य सीमा या फिर उसकी प्रभु सत्ता का सम्मान किया जाएगा। एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण नहीं किया जाए। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाए। समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। तो ये क्या है? ये पंचशील है, 5 बातें हैं जहां हम एक दूसरे की एकता प्रभुत्व सत्ता का सम्मान करते हैं, वहीं अपनी देश की रक्षा को भी हम विशेष महत्व देते हैं। और विदेश नीति का यह भी सिद्धांत है कि जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो गए, अंतर्राष्ट्रीय मामले हो गए, इनका शांतिपूर्वक ढंग से इनका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय मैटर्स हैं उन सबको अच्छी तरीके से सुलझाया जाए। और जो हमारा भारत है वो हमेशा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रों का समर्थन भी करता है, जैसे किया है, जैसे कि आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलाया, अल्जीरिया, अंगोला और बांग्लादेश। निशस्त्रीकरण की नीति क्या है? अब विश्व में अगर शांति बनाए रखनी है तो हमारे देश में निशस्त्रीकरण, शस्त्रों को कम करना की नीति का भी इन्होंने समर्थन किया है कि क्या है कि जितनी ज्यादा आप शस्त्र बढ़ाते जाएंगे इसका मतलब आप युद्ध की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं। विश्व को विनाश से अगर बचाना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का विरोध करना पड़ता है। जैसे कि भारत का विचार है कि अगर हम शस्त्र और सेना में ज्यादा व्यय ना किया जाए तो विश्व में तनाव कम हो जाएगा। इसी के अतिरिक्त अगर हम जितने धन की बचत हो गई उसका उपयोग हमें जन कल्याण के कार्यों में कराना चाहिए। एजुकेशन हो गई या जन कल्याण में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब इसी के साथ आता है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग। भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है लगातार उसे अपना सहयोग प्रदान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश जितने भी हो गए वो कोरिया के संकट के समय में भारत ने डॉक्टरों का एक दल वहां पर भेजा था। कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियां भी भेजी थी हेल्प के लिए। राष्ट्रकुल की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने प्राय समस्त देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हुए हैं। भारत स्वयं भी राष्ट्रकुल का सदस्य है और वो जितने भी ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त देश हुए थे उस टाइम पर उन सभी का स्वतंत्र एकदम सम्मान भी करते हैं कि अपनी समस्याओं का अगर आप समाधान है तो एक दूसरे की हम उस तरीके से सहयोग और मित्रता के भाव से भी आपस में काम किया जाए। मतलब आप अपने इंटरनल मैटर्स के लिए और अपने एक्सटर्नल मैटर्स के लिए पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं। अब द चीज क्या होता है? ये सार
1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों से मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन डचेस बना था। इसका स्थायी कार्यालय काठमांडू में है। नवंबर 2005 में अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ था। अप्रैल 2007 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया था, जिससे वर्तमान में सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। अगर हम इसकी बात करते हैं डचेस की, तो इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 8 है इस टाइम पर। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है वो है कि दक्षिण एशिया के जितने भी लोग हैं उनका कल्याण करना है, जीवन स्तर सुधारना है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी या वैज्ञानिक क्षेत्रों का विकास में परस्पर सहयोग देने के साथ साथ जितना भी आपका विश्वास हो गया, समझ और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति भी सहानुभूति रखना है, ये इसका उद्देश्य है। अब 8 देश जो हैं इसमें वो इनके ध्वज कौन-कौन से हैं, ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये हो गया आपका भूटान, ये हो गया आपका भारत, ये हो गया मालदीव, ये नेपाल, ये पाकिस्तान, ये श्रीलंका और ये आपका अफगानिस्तान। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप सो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देश की सुरक्षा से संबंधित है, विदेश नीति से संबंधित है। तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत बेसिक ही हैं इसमें, तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एनसीसी की फुल फॉर्म हो गई, अब्दुल कलाम जी का क्या सहयोग रहा है और आपके थल सेना अध्यक्ष इस टाइम पे कौन है, नौसेना अध्यक्ष कौन है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, आपकी जो तीनों सेनाएं हैं वो किस-किस तरीके से, किस-किस छोर से आपका सहयोग कर रही हैं। तो मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है? और यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए ये जो क्लासेस हैं ये आपकी बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से एक-एक क्लास भी देख लेते हैं और अपने नोट्स भी अगर आपने बनाए हैं अब तक, तो आई एम श्योर कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।